कहते हैं जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, एक न एक दिन आसान हो ही जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं जीएस स्पेशल स्टॉप गुरु के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। आज हमारा सेट 4 होगा और इस सेट 4 में हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के रहेंगे और उसकी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अंतिम कैप्सूल है, आपको खाना ही पड़ेगा और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो कैप्सूल है उसको आप जरूर खाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में कि त्रिपुरा में? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ था, ये जो है स्वराज की घोषणा की मांग, इसको मैं विस्तृत करके बताता हूँ। सबसे पहले 1928 में, कब दोस्तों? 1928 में। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। 1928 में दोस्तों, 1928 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के कलकत्ता का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया। उस अल्टीमेटम में कहा गया कि आप एक वर्ष के अंदर या तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लीजिए, या फिर अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो कांग्रेस द्वारा जो जन आंदोलन किया जा रहा है उसका सामना कीजिए। लेकिन एक समय बीत गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी इस अल्टीमेटम पे ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी निश्चित उत्तर नहीं मिला। निश्चित उत्तर नहीं मिलने से दिसंबर 1929 में होता क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। और उस लाहौर अधिवेशन में यह पारित किया जाता है कि स्वराज अब जो है हमारा पूर्ण स्वराज होगा। अब हम लोगों जो है पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर रहेंगे। और 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर कब दोस्तों? 31 दिसंबर 1929 को क्या होता है? तो मध्य रात्रि को कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में रावी नदी के तट पर, जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे? लाहौर में रावी नदी के तट पर। यह भी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर स्वराज की मांग हुई थी? तो लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा, तिरंगा को फहराया था। पहली बार तिरंगा झंडा को वहीं फहराया था। और कांग्रेस सर्व समिति कार्य समिति के द्वारा यह घोषणा की गई, यह निर्णय लिया गया कि 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में हम लोग क्या करेंगे? 2 जनवरी 1930, 2 जनवरी 1930, 2 जनवरी 1930 को यह बताया गया कि हम लोग क्या करेंगे? 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कब? तो पहले सुन लीजिए क्या क्या बताया गया कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर। और कब से मना, ये घोषणा किया गया कि 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे? कौन सा दिवस के रूप में मनाएंगे दोस्तों? तो पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। दोस्तों इसको याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई? तो कब से मनाया जाने लगा? 26 जनवरी 1930 से मनाया जाने लगा। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था, लाहौर में घोषणा की गई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य जो है वह भारत के किस भाग में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती या फिर पश्चिमी? तो दोस्तों दंडकारण्य भारत के जो पूर्वी भाग में स्थित है उसको हम लोग पूर्वी भाग में, क्या है? पूर्वी भाग में स्थित है। और इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं? तो उड़ीसा, कौन कौन आता है? उड़ीसा आता है। दंडकारण्य भारत में कौन कौन आएगा? उड़ीसा आता है, तेलंगाना आता है,
तेलंगाना, और एक और आता है कौन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इसके कुछ हिस्से जो हैं वो दंडकारण्य भारत में आते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना का कुछ हिस्सा, इसी को बोला जाता है दंडकारण्य पठार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। समुच्च रेखा, रेखाच्छादन, रंगीन परत, पर्वतीय छाया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि उच्चावच दिखाने का जो सबसे सही तरीका है वह कौन हो जाएगा दोस्तों, समोच्च रेखा। समोच्च रेखा का मतलब क्या होता है कि समान ऊंचाई की रेखा, समान ऊंचाई की रेखा। उच्चावच का मतलब ही होता है ऊंचा नीचा, ठीक ना। तो उसको समान हम लोग क्या करते हैं, समान ऊंचाई की रेखाओं से डिनोट करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, कि ज्वार भाटा से। तो दोस्तों सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के तल में होने वाले भूकंप से उत्पन्न होती है। किससे होती है, भूकंप से उत्पन्न होती है। समुद्र के तल में जब भूकंप आता है तो इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम समुद्र का तल मान लेते हैं, समुद्र का तल है और नीचे से जब ये जो है भूकंप होता है, जमीन हिलती है, तो यह बाहर की ओर कंपन करती है और क्या रूप ले लेती है, तो सुनामी का रूप ले लेती है। दोस्तों सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, जापान से। कहाँ से हुआ है, जापान से। जापान का जो तुसामी, तुसामी से हुआ है, जापान का तुसामी शब्द है उसी से हुआ है, जिसका अर्थ होता है समुद्र की ऊंची एवं तीव्र धाराओं तटों की ओर आती है। जिसमें क्या होता है, समुद्र की ऊंची जलधारा जो है एकदम तेजी से समुद्र के तट की ओर आती है, उसी को सुनामी बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर, सवाल को अच्छे से सुनिए तभी जवाब दे पाइएगा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अब ये जो है भूतापीय ऊर्जा बिजली संयंत्र, इसका मतलब क्या होता है, तो भूतापीय ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। आप लोगों को पता होगा कि यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, भूमि को खोदा जाता है, भूमि को खोदा जाता है और इससे प्राप्त ताप से, इससे जो गर्मी मिलती है उससे क्या किया जाता है, पानी को गर्म कर दिया जाता है, पानी को गर्म कर दिया जाता है और उससे भाप जो निकलता है उसको टरबाइन पे गिराया जाता है और भाप टरबाइन को क्या करती है, चलाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होता है। दोस्तों ये जो है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प, जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में कौन निकलता है, जलवाष्प निकलता है। और कौन कौन सी गैसें निकलती है, बहुत सारी गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जलवाष्प निकलता है, इतनी सारी गैस जो है वह ज्वालामुखी के साथ बाहर आती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्या है कि कांजीरंगा किसके लिए माना जाता है, जेपीएससी, जेएसएससी, एससी, एसएससी, क्या है दोस्तों, ठहरिए जनाब, सवाल प्लस जवाब दोनों यहीं मिलेंगे। वाह वाह क्या बात है, सवाल भी मिलेगा और जवाब भी मिलेगा। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, काजीरंगा दोस्तों आप लोगों को पता होगा, काजीरंगा एक सिंह के गैड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गैड़ा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह कहाँ पे है, तो असम में है। कहाँ पे है, असम में। असम, असम में जो गोलाघाट और नगवा जिले में यह जो है स्थित है। यह अभ्यारण्य दुनिया का महान एक सिंग वाले गैड़ा के लिए प्रसिद्ध है तथा यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। बहुत खुशी की बात है कि 2018 की जनगणना के अनुसार इसमें लगभग कितने गैंडे हैं दोस्तों, तो 2400 गैंडे हैं। कितने हैं, 2400।
2400। जी हाँ दोस्तों, 2400 कब के जनगणना के अनुसार? 2018 के जनगणना के अनुसार। साथ ही साथ बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बाघों के लिए भी इस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया है। किसको? तो कांजीरंगा को। कांजीरंगा कहाँ पे है दोस्तों? असम में है, गोलाघाट और नगवा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 से भेंट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गर्म नमी वाले प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, वर्षा वाले प्रदेश में, कि दोस्तों शुष्क क्षेत्र में? फिर से ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि गर्मी वाले प्रदेश में, ठंडे वाले प्रदेश में, वर्षा वाले क्षेत्र में, कि शुष्क क्षेत्र में? तो खाना बदोश शुष्क क्षेत्र में। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? जो जिसको सिर्फ खाना चाहिए, खाना से उसका काम चला जाएगा, उसको भविष्य और भूत का कोई भी फिक्र नहीं है, सिर्फ खाना चाहिए उसको, खाना बदोश। चलिए, खाना बदोश जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो शुष्क क्षेत्रों में। देखिए, खाना बदोश जनजाति शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कृषि, पशुपालन जैसी प्रमुख जीविका के साधन से वंचित हो जाते हैं। कहाँ पे? शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चीनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चीनुक हवाओं, ये पढ़े होंगे आप। चीनुक हवाओं जो है उससे जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, कि गर्मी का तापमान कम हो जाता है, कि समान तापमान रहता है, कि तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जाड़े का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। देखिए, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाला गर्म तथा शुष्क हवा है। कहाँ पे? रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाला गर्म तथा शुष्क हवा है, जो दक्षिण में कॉलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर उत्तर के कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। कहाँ से कहाँ तक लेकर? तो कॉलोराडो के दक्षिण भाग से लेकर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही चीनुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिमभक्षी। क्या होता है? हिमभक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, की आयन मंडल? दोस्तों कौन सी परत में दूर संचार प्रणाली को स्थापित किया जाता है? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, की आयन मंडल? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल। कौन हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? आयन मंडल में। दोस्तों वायुमंडल के आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जो क्या करते हैं? विद्युत को आवेशित करते हैं, जिन्हें आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि विद्युत आवेशित कण होते हैं। ये कण क्या करते हैं दोस्तों? तो रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देते हैं। जो यहाँ से रेडियो स्टेशन द्वारा तरंग भेजा जाता है, उसको वह परावर्तित करके और जितने सारे बेतार संचार होते हैं ना, उसको संभव बनाने का कार्य करते हैं। तो ये जो दोस्तों पूछा जाएगा आपसे कि रेडियो तरंग जो है उसका विक्षेपण या परावर्तन किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल। जवाब क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा? आयन मंडल। आगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग, आर्थिक मामला? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी नंबर, बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विभाग या फिर बैंकिंग संस्थाएं। दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय संबंध के मामले जैसे कि आय हो गया, व्यय हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गई तथा विनिवेश इत्यादि ये सब आते हैं। ये जो है बैंकिंग संस्था या फिर बैंकिंग विभाग, यह एक स्वतंत्र इकाई होती है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, कि बी.आर. अम्बेडकर? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है आप बताइए कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर.
अंबेडकर। दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस समय कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वे इस पद पे कब से कब तक रहे थे दोस्तों? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 51 तक, सितंबर 51, ठीक है ना, सितंबर 51 तक, 1951 तक रहे थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? तो कैबिनेट से त्याग पत्र दे दिया था, खुद ही त्याग दे दिए थे इस पद से। तो पूछा जाएगा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक रहे थे। चलिए अगला सवाल है आपके सामने 13, ये 13 नंबर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्या होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? दोस्तों, ये जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा की गई ऐतिहासिक घोषणा में बताया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा घोषणा किया गया था कि 15 मार्च को क्या मनाया जाएगा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यतः हम लोगों को 4 मूल अधिकार दिया गया था। कौन कौन? सुरक्षा, कौन कौन? सुरक्षा, सुरक्षा का अधिकार। उसके बाद सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। उसके बाद आता है दोस्तों तथा सुने जाने का अधिकार, सुनने का अधिकार, कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुन सके हम, सुनने का अधिकार। तो ये जो है हमें 3-4 प्रकार के मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए थे, सुनने तथा सुने जाने का अधिकार। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? जी हाँ दोस्तों, ठहरिए, सवाल और जवाब दोनों यही मिलेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री। किसको सौंपता है? आपको पता है किसको सौंपता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति। लीजिए अब आप ही कारभार संभालिए ना। दोस्तों यह किसके द्वारा संभव हो पाता है? तो अनुच्छेद 56A, अनुच्छेद 56A, जो हमारा 56 फर्स्ट वाला है, ए है 56 फर्स्ट का क, इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे देता है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देती है? सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देती है। यह कहाँ पे वर्णन है? तो 56 का 2 में वर्णन है, 56 का 2 में। फर्स्ट में हम लोग क्या देखें कि उपराष्ट्रपति को दे दिया जाता है त्याग पत्र, और 56(2) में क्या चीज है? तो उपराष्ट्रपति जो है तुरंत इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो है क्या बोलता है? रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909, 1910, 1911 की 1912। दोस्तों रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर है उसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1909 में हुई थी। और यह कहाँ पे है? तो रांची का जो पुरुलिया रोड है, रांची का पुरुलिया रोड, पुरुलिया रोड पर स्थित है। कौन दोस्तों? तो कैथोलिक गिरजाघर, रांची का कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी। आगे क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसलें पैदा होती है? झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसलें जो है पैदा होती है? तो सही जवाब है 3 फसलें पैदा होती है। कितनी फसलें? 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। कौन कौन दोस्तों? तो पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल, और तीसरा है जायद फसल। रबी, खरीफ और जायद। जी हाँ दोस्तों, रबी, खरीफ और जायद। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा दुर्जनशाल, राजा अर्जुन सिंह,
ठाकुर विश्वनाथ शाही, टिकैत उमराव सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो होगा राजा अर्जुन सिंह। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें सिंहभूम क्षेत्र में भगवान सिंह और राम सिंह, राम अर्जुन सिंह वही जो है, उनके नेतृत्व में चाईबासा में सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और आगे चलकर संजय नदी पार करते हुए विद्रोहियों की मदद जो है पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने की। राम सिंह की मदद किसने की थी, अर्जुन सिंह ने की थी और अर्जुन सिंह को ही क्या माना जाता है, तो संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारी का प्रमुख नेता कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। टाना भगत देखिए, टाना भगत जो है इसका मतलब क्या होता है, टाना का शाब्दिक अर्थ होता है टानना या खींचना। दोस्तों यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था, सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके नेतृत्व कर रहे थे टाना भगत। कौन कर रहे थे, टाना भगत कर रहे थे। और इस आंदोलन का जनक जो है किसको माना जाता है, जतरा भगत को। दोस्तों इसका जो जनक है वो कौन है, जतरा भगत को। किसको माना जाता है, जतरा भगत को। और जतरा भगत जो है जिन्होंने अंग्रेजी राज के अत्याचार, जमीनों द्वारा जो बंगारी किया जा रहा था, समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, उसकी कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया था आदिवासी समुदायों ने और कहा था कि टाना या फिर खींचो, जितने सारे लोग अंधविश्वास में भटके जा रहे हैं उसको खींच करके अपने तरफ आकर्षित करो। ये जो है टाना भगत आंदोलन, इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, तो अप्रैल 1914 में। कब हुई थी, अप्रैल 1914 में। इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके द्वारा किया गया था, तो जतरा भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जतरा भगत इसके जो थे वह जनक थे। इसमें एगो गाना भी था, टाना भगत टाना जातरा कर माना मांस मदिरा माना, इस टाइप का था। मतलब मांस मछली खाना वगैरह बंद करो, ठीक ना, जो हमारे सता रहे हैं, हमारे जो जमींदार लोग हैं उनका विद्रोह करो, इस सब सारी चीज़ों का जिक्र इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, 19 क्या है, 19 है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिरहोर का मतलब क्या होता है, जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी कि आम आदमी। दोस्तों बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है, जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। झारखंड के जितने सारे प्राचीनतम जनजाति हुए हैं, जिसमें असुर हो गया, बिरजिया हो गया, बिरहोर हो गया, ये सब को प्राचीनतम जनजाति माना जाता है और इसका जीविकोपार्जन केवल जंगल था। जंगल पर जितने सारे उत्पाद होते थे, जंगलों के उत्पाद जो थे, उसके बाद हो गया आपका जीव जंतु, उसका शिकार करके इन्होंने क्या करता था, अपना पेट भरा करता था। इसीलिए बिरहोर को जंगल का आदमी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट जो है हमारा 20 है, 20 लास्ट है ना। चलिए इसको जल्दी से फास्ट देखते हैं, लास्ट को फास्ट ही देखना अच्छा है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1907 में। कब हुई थी, 1907 में हुई थी। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत का जो यह है प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। जो टाटा स्टील है वो भारत का प्रथम सबसे बड़ा और भारत का प्रथम ना सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया, जमशेद जी टाटा के द्वारा। जमशेद जी टाटा कब करते हैं इसकी स्थापना, 1907 ईस्वी में करते हैं। 1914 में क्या होता है, इससे उत्पादन इस्पात का होने लगता है। 1914 7 सालों के बाद इससे स्टील बनना प्रारंभ होता है, इससे स्टील बनना प्रारंभ होता है। और 1948 में क्या होता है, इस औद्योगिक का पूरा विकास होता है, ठीक ना। और टेल्को की स्थापना होती है 1948 में। दोस्तों इसमें 2-3 सवाल पूछे जाते हैं इस कंपनी के बारे में। पहला कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी, 1907 में। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी,
तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा सवाल होगा कि भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन है? उसका हो जाएगा वो भी जमशेदपुर में ना, जमशेदपुर, जिसको टाटा आयरन स्टील कंपनी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाटा स्टील आयरन कंपनी जो है वह झारखंड के किस शहर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग बोलेंगे जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। एक और क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि ये जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वह किन किन नदियों के संगम पर उपस्थित है? तो दोस्तों खरकई, किसके संगम पर? खरकई, खरकई और स्वर्ण रेखा, खरकई स्वर्ण रेखा, दो नदियां हैं खरकई और स्वर्ण रेखा, इसी का संगम है। और इसी यही दोनों संगम को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो साक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? साक्षी बोला जाता है। और यही जो साक्षी स्थान है जमशेदपुर में, झारखंड राज्य का साक्षी स्थान, वहीं पे किसकी स्थापना हुई है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों ने इतने सारे सवालों का जवाब मात्र 20 क्वेश्चन में पूरा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने सारे दोस्त हैं हमारे वो सब इस वीडियो को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।